ये वन शॉट वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि वीडियो के कुछ बाद के टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 4 का ये वन शॉट वीडियो है और दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर ये वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो इसका पहला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ठीक है, तो जो फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर और सोशल, ये 4 फैक्टर हैं। ये अगर किसी इंडिविजुअल में फिट है इन चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब बोलते हैं कि वो मेंटली रिप्रोडक्टिव फिट है। इसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आती है अगर कोई व्यक्ति, पर्सन दैट इज़ नॉट ए रिप्रोडक्टिव फिट, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज़, ठीक है, हो सकती हैं, या जो नया इन्फेंट है उसकी मॉर्टेलिटी रेट कम हो सकती है। ठीक है, अवेयरनेस के कारण क्या हो सकती हैं, पॉपुलेशन जो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और पीपुल इनकरेज बिलीव इन मिथ्स एंड, बहुत से जो नहीं लोग होते हैं आडंबरों या मतलब जो गांव के बाबा होते हैं या इस टाइप की एक्टिविटी पर बिलीव करते हैं। तो यहाँ से तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा फैक्ट था, मैंने कहा आपको बता दूँ। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बिल्कुल फोकस कर दूंगा। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1951 में, इसके बाद में उसी को बोल दिया गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था दैट इज़ द 1997 में। ठीक है, इस प्रोग्राम का एम क्या था, क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना। इसके अलावा ये जो पूरे सारे पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, गार्जियन के थ्रू, टीचर के थ्रू, स्कूल के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आप मतलब लोगों को अवेयर किया जाए। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, जो पॉइंट था मैंने बता दिया। इसके बाद में जो ये अगला आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ये पूरा सेक्शन दैट आर कॉल्ड एमनियो सेंटेंसेस। देखिए, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, जो मैं आपसे बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत करना, उनको जरूर आप प्रिपेयर करके जाइएगा। तो ये क्या है, स्टेटूटरी बैन ऑन अमनियो सेंटेंसेस, द फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न इन द सेल फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फोर्टिसाइड। होता क्या है, ये एमनियो सेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जब बेबी डेवलप होता है तो मदर के फिटस मतलब इम्ब्रियो में चारों तरफ, उसको निकाला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर या दूसरी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करने के लिए। बाद में क्या हुआ, डॉक्टर लोग उसमें चूंकि क्रोमोसोम का पैटर्न पता कर लेते हैं तो वो सेक्स पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल। तो होता क्या था कि अगर लड़की है तो आप जानते हो तो उसको किल कर दो इनसाइड द, ठीक है, जब वो एम्ब्रायनिक स्टेज में हो मदर के, ठीक है, यूट्रस में। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगा दिया। ओके, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया कि जो चीज़ अच्छे के लिए थी वो बुरे के लिए हो गई, तो इसलिए टेक्निक पूछी जाती है। इसके बाद अगला बेटा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें यह बताया कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 19वीं सेंचुरी में 2 बिलियन थी, जो 2000 में कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई, बहुत तेज़ी से बढ़ी। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पॉपुलेशन 350 मिलियन थी एंड इट क्रॉस 1 बिलियन इन में 2000। तो डेटा आप ये जरा देख लीजिएगा, हो सकता है MCQ में ये डेटा से क्वेश्चन पुट कर, लेकिन चांसेस कम है। अब क्या है रीज़न फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ गई है। देखिए, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू टू कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड बेटर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। भाई मेडिसिन आ गई हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बढ़ गई हैं, तो डेथ रेट बेटा कम हो गई है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हाँ, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती थी, वो उसमें भी कमी आई है। इन्फेंट्स की मॉर्टेलिटी रेट में कम आई है, मॉर्टेलिटी को बोलते हैं मृत्यु दर, ठीक है, डेथ रेट बोलते हैं। तो जब डेथ रेट बेटा कम होती है ना तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, हमेशा याद रखिएगा। अब ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नियर अबाउट 1.7%, दैट इज द, मतलब 1.7 का मतलब हो गया पर 1000 इंडिविजुअल में 17 इन ईयर इन इंडिया एट रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 13 ईयर। मतलब इस रेट से अगर बढ़ेगी तो आने वाले 33 साल में
जो पॉपुलेशन है वो आपकी डबल हो जाएगी इस रेट से अगर बढ़ रही है। इसके बाद में स्टेप ऑफ कर्व पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये हुआ कि मैरिज 18 से, लड़कियों की उम्र 18 हो, 21 हो लड़कों की। उसके बाद हम दो हमारो दो ये करके प्लानिंग चली थी, वन चाइल्ड नॉर्म्स, ठीक आ रहा। आजकल गवर्नमेंट ने ये बता दिया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कि जिनके 2 बेबी होंगे उनको गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी। असम में हो भी गया है, यूपी में भी चल रहा है। तो इस तरीके के पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजरमेंट हैं और कुछ एक्ट भी लाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो बेटा अगला आपका सेक्शन है, बस यहाँ से इम्पॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला बर्थ कंट्रोल, कैसे आप बर्थ कंट्रोल करोगे? तो आइडियल, तो उसके लिए कई कई डिवाइसेस दिए गए, जैसे आइडियल कंट्रासेप्टिव, ठीक है। जो कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स महिलाओं के द्वारा ली जाती, वुमेंस के द्वारा, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बस लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है? नेचुरल मेथड, इसकी कई कैटेगरी हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर बैरियर मेथड, फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, 99% आएगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी। ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। मतलब आप पूरे चैप्टर में बस इन 6 पॉइंट को ही आप लर्न कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो नीचे दिया गया है डिटेल में अभी मैं बता रहा हूँ, डेट श्योर क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इससे ज़्यादा बेटा कोई क्या सटीक बता पाएगा? इतनी चीज़ें तो आपको वो लर्न करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नेचुरल मेथड देख लेते हैं कि कैसे नेचुरल मेथड के थ्रू आप बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, इज अ मेथड इन विच ए कपल अवॉइड या एब्सटेंस फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू अकर। देखिए जब ओवुलेशन होने वाला होता है उस समय अगर स्पर्म पहुंच जाएगा वेजाइना के थ्रू, तो फिर एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि स्पर्म को इंजेक्ट करने से बचाया जाए। अगला क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रावल इज अ मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब एट द टाइम ऑफ क्वाइटस आप अपना स्पर्म वेजाइना में, ठीक है, रिलीज मत कीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए ना। तो जब स्पर्मी इंटर नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट है बेटा लैक्टेशनल एमोरिया, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन डज नॉट अगर, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का पीरियड है, तो इस समय तो ठीक बेटा। ये 3 नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में किसी भी टाइप की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट इज़ वेरी बहुत अच्छा मेथड है। मतलब इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होते मेडिसिन का, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं, इसमें चांसेस हो सकते हैं फर्टिलाइजेशन के, मतलब आप 100% नहीं कह सकते हो, ठीक है। हाँ, बस ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसके बाद बेटा अगले मेथड हैं दैट आर कॉल्ड बैरियर मेथड, इनको देख लीजिएगा। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में जो फर्स्ट आपका है दैट इज़ द कॉन्डम। अगर आप कॉन्डम का यूज़ करते हैं तो स्पर्म जो है वो ओवा के से फर्टिलाइज नहीं करेंगे। अगला डाइफॉर्म, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स आर द बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। ये सारी वुमेंस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं बेटा। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, वुमेंस में उनके जो सर्विक्स वाला पोर्शन वहाँ अगर इसको अगर फिट कर दिया जाएगा तो स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा सर्विक्स के थ्रू, ठीक है, और वो फेलोपियन ट्यूब या एम्पुला वाले पोर्शन तक पहुँच नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। देन आफ्टर इसके बाद है स्पर्म साइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ठीक, इन जेलीज का यूज़ किया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो पाए और ये डिवाइसेस ईजिली इंसर्ट हो पाए। तो ये जो आपने मेथड देखे ये सारे मेथड क्या हैं आपके? बैरियर मेथड है, ठीक है। तो मैंने 2 बता दिए आपको। पहला नेचुरल मेथड हो गया पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, क्वाइटस और लैक्टस लेमोरिया। दूसरा कॉन्डम, डायफ्राम और स्पर्मिडल क्रीम, ठीक है, ये नर्म। अब बेटा ये जो आपको आईयूडी दिखी गई है, आईयूडी यहाँ लिख लीजिए, इनको सबसे पहले लर्न करना है। 90.9% आएगा, इनके चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। पहला क्या है समझिएगा, फर्स्ट आपका है दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। ओके, तो ये डॉक्टर जो है इन डिवाइसेस को इंसर्ट करता है वेजाइना के थ्रू, यूट्रस पे लगाई जाती है। दीज आर 3 टाइप की आईयूसीडीज हैं, आईयूडीएस सॉरी, ठीक है। पहला क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, दीज इंक्रीज
फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, दैट इज़ द लीपर लूप। ये क्या करते हैं, स्पर्म को, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा लेना, ठीक है, इंगल्फ कर लेते हैं, तो इसमें आपका लीपर लूप आ रहा है। बेटा एग्जाम्पल जरूर समझ जाइएगा, एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीज तो हर अल्टरनेट ईयर पर पूछी गई है। अलॉन्ग विद फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। इसमें CU2, CU7 और मल्टीलोड 375। बेटा इनको लर्न कर लेना, इनके नेम से ही पूछा जाता है और इनके फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, और साथ साथ में स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी रोकते हैं। तो इनको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उनसे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, कई बार उनको सुन लीजिएगा, मैंने बताया है, ठीक है। और ये मेन एम इस PDF का ये है कि आप मेरी चीज़ों, बातों जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और अगर आपको कहीं डाउट है कि कितना लिखना है तो वो पॉइंट दिए गए हैं, बस उनको आप लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख दीजिए जाके, सिंपल। अगला है हार्मोन रिलीजिंग IUDs, these make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to sperm। यही लाइन से रीजन एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसी कौन सी IUDs है जो यूट्रस को, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए या इस हॉस्टाइल करता है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोजेस्टासर्ट है और LNG-20 है, ठीक है। तो बेटा ये 2 पॉइंट तीनों, जिनमें से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, बिल्कुल रट के जाइएगा लर्न करके। मैं रट इसलिए कह रहा हूँ कि अब आपके पास टाइम नहीं होता है, तो इस समय जो चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है पहले उनको दिमाग में स्टोर कीजिए कि यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही है, बनते ही हैं, चांसेस हैं ज़्यादा, उनको स्टोर कर लीजिए। इसके बाद बेटा अगला है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है जो मुंह से दवाई खाई जाती हैं, ठीक, पिल्स। तो इसमें आपकी पिल्स हो गई, इनमें जो आपका पिल्स आर द टेकन फॉर द पीरियड 21st डे स्टार्टिंग विद इन, मतलब आप 21 दिन खाइए, 7 दिन का गैप कर लीजिए, 7, ठीक है, ठीक है, डेज स्टार्टिंग विद इन 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर गैप ऑफ, देखिए मैंने बताया ना 7। इसमें जो पहली थी सहेली थी, ठीक है, इसको लखनऊ में जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर डेवलप किया गया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और पिल्स के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बेटा, जो ना वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, ये जो पिल्स बनी इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। देन आफ्टर, इसके बाद आपका इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, इनको देखते हैं क्या है। जैसे इसमें दिखा है प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन या इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। देखिए या तो इंजेक्शन लगा दो या स्किन के अंदर ये डिवाइसेस रख दी जाती हैं, जिससे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी को रोकते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, बिल्कुल पिल्स की तरह ही ये काम करते हैं, ठीक है, जैसे पिल्स वर्क करती हैं। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर लॉन्गर, और इनका जो पीरियड होता है, मतलब कितने दिनों तक ये प्रेगनेंसी को डिले कर सकती हैं, रोक, ठीक है, तो वो लंबा होता है। तो ये भी ठीक है, बट ऊपर वाले पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट 2 पॉइंट आ रहे हैं, सर्जिकल मेथड, ये बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल अभी आपको बता दे रहा हूँ, इनको देख लीजिएगा, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ 2 तरीके से दिए गए हैं सर्जिकल मेथड, एक तो पहला जो है, बाकी पॉइंट नहीं देखना है, वैसेक्टोमी, और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, बस ये दिमाग में रखना। अब वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी को आपको लर्न कैसे करोगे, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि वैसेक्टोमी किस में हो रही है और ट्यूबेक्टोमी किस में होती है। तो देखिए मेल में वैसेक्टोमी होती है, आप इसको ऐसे कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो कि वहाँ पर क्या है, जो आपकी वॉसा डिफरेंस है, ठीक है, वो मेल में पाई जाती है, और ट्यूबेक्टोमी का मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो फीमेल में पाई जाती है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। और देखिए वॉस डिफरेंस को इसमें क्या कर, अब इसमें किया क्या जाता है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, डायग्राम से समझते हैं। जैसे बेटा ये पहला जो आप डायग्राम देख रहे हो ये वैसेक्टोमी का है, ठीक है, मेल में। तो ये जो वॉस डिफरेंस है, जो इस टेस्टिस को और यहाँ पर जो आपका अग्ने वाला पोर्शन सेमिनल वेसाइकिल या जो भी उससे कनेक्ट कर रहा है, यानी स्पर्म यहीं से जाएंगे, तो इसको टाइड अप कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हो, टाइड अप बांध दिया गया या कट कर दोगे, तो स्पर्म बेटा यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं। जब स्पर्म जा नहीं पाएंगे तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएंगे नहीं, यानी स्पर्म के पाथ को रोक दिया जाता है, ठीक है, चोक कर दिया जाता है, तो इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। अब दूसरा आ जाओ बेटा, जो आपको सेकंड दिख रहा है ये ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो कहाँ पर हो रहा है, फीमेल्स में हो रहा है। सेम ऐसे ही किया जाता है, जो ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, यानी एम्पुला वाला पोर्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया है ये फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस फेलोपियन ट्यूब को ही क्या करते हैं, टाइड अप कर देते हैं, ठीक है, इसको टाइड अप कर दिया, बांध दिया या कट कर दो। अब क्या होगा, यहाँ पर ओवा बनते हैं ना ये, तो ओवा यहाँ से यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे और यहाँ से स्पर्म जाते हैं। तो जब ओवा
यहाँ आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ये परमानेंट मेथड होते हैं। अगर एक बार सर्जरी आपने करा ली तो फिर आपकी ये जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो ये ऑपरेशनल मेथड है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बता दिए हैं, इनमें सर्जिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, देन आफ्टर ओरल कंट्रासेप्टिव। हाँ, लेकिन IUDS को कतई मत छोड़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब आप देखिएगा जब क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में तो आप जो मैंने एक्सप्लेन किया बताया है, आई थिंक आप बाद में कहोगे कि हाँ सर सही कहते थे। इसके बाद बेटा अगला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए होता कि इसका मतलब होता है एबॉर्शन, सिंपल सा, कि किन कंडीशन में एबॉर्शन कराया जाए, कितने वीक में कराया जाए। ठीक है, तो इसमें एबॉर्शन को जो MTP था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में, ठीक है, कुछ रूल्स के साथ में किया। क्या था? MTP इज डन, कौन कौन से थे? फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस, व्हेन कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी इज हार्मफुल या फेटल टू आइदर मदर या फिटस, या रेप केसेस में तो ये MTP हो सकती है। और इट इज़ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीनों तक ये मतलब जो आपकी MTP है वो हार्मफुल नहीं होती है। और 12 वीक तक भी की जा सकती है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ तक वुमेन के लिए सेफ रहता है। तो ये MTP है। इसके बाद में बेटा अगला जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये भी कई बार बोर्ड में पूछी गई है। इससे भी आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या है? इन्फेक्शन या डिसीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। इनको वेनरल डिसीज़ भी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये डिसीजेस ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैंने कहा ना, जो मैं कह दूं 99.9% क्वेश्चन वहीं से फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनसे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगला बेटा है STD आर कास्ड बाई द, अब ये लाइन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि STD जो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है उनको बताइए। तो बैक्टीरिया के थ्रू कौन हो रही है? साइफिलिस, गोनोरिया। वायरस के थ्रू एड्स, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज एंड जेनाइटल वॉट्स भी होते हैं। प्रोटोजोआ, निमेटोडा और इक्टोपैरासाइट्स के थ्रू ट्राइकोमोनासिस या क्लेमाइडियासिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखनी है डिसीज़ है, बिल्कुल मत भूलिएगा। अर्ली सिम्टम्स क्या है? इचिंग होती है, फ्लूइड निकलता है, ठीक है, ये सारी स्वेलिंग हो जाती है। और क्रोनिक STDs में क्या होता है? पल्मोनरी इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ PID या एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टो प्रेगनेंसीज या फर्टिलिटी, इवन कैंसर तक हो जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस B एंड HIV आल्सो अकर बाय द फॉलोइंग वे। अब ये कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं? जैसे हेपेटाइटिस B, तो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन यानी इन्फेक्टेड निडल के शेयरिंग से, या ब्लड के इन्फेक्टेड ब्लड के शेयरिंग से, ठीक है, या ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस, या मदर इन्फेक्टेड है तो उसके फिटस में चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये कुछ ऐसी मीडियम है जिनके थ्रू ये ट्रांसफर। अवॉइड क्या है? आप सेक्स जो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर से बचिए, ठीक है, कंडोम का यूज़ कीजिए। और कॉन्टेक्ट क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी डाउट, अगर कुछ लग रहा है इन्फेक्शन है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। देन आफ्टर बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे तो हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर कोई बेबी वुमेन में या मेन में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये उसी को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और द इनफर्टाइल कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक, उसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैं ART, ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जिनके थ्रू आगे फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट या फिटस डेवलपमेंट के चांसेस हो सकते हैं। और ये बेटा 100% इंपॉर्टेंट है, एक आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, ठीक है, इस पूरे सेक्शन से। तो इसी में जो पहला बेटा है वो आपका है टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए इसको बहुत केयरफुली समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ऐसे टर्म है ना आपस में। तो इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ, यानी वाइफ ओवा जो हो सकता है वो वाइफ का हो सकता है या फीमेल डोनर का हो सकता है, एंड द स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड का हो सकता है या डोनर का, आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इसका मतलब क्या है? फीमेल से या तो वाइफ हो सकती है या डोनर, और मेल से हस्बैंड हो सकता है या डोनर। उसके स्पर्म ओवा को लेके बेटा जाइगोट को बाहर बना लिया जाता है, ठीक है, लैब में। ये पॉइंट समझिएगा कि जाइगोट यानी जो चीज़ें बन रही हैं वो इनसाइड द बॉडी बन रही है या लैब बन रही है, तो यहाँ पर बाहर बनना, ठीक, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगला द जाइगोट या अर्ली एम्ब्रॉयनिक embryo with up to 8 blastomere is transferred into the fallopian tube, process called zygote intrafallopian transfer। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट।
अब आपका जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद में जो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, ठीक है, इसका जो एम्ब्रियो हो, अगर इसको उठा के डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। बेटा नाम से ही लग रहा है, अगर आप नाम से ही चीज़ों को समझ जाओगे, पहले देखो वर्ड इसमें क्या लिखा है, मैं इसमें टाइम लूँगा, जाइगोट यानी जाइगोट बनना, और जाइगोट को उठा के कहाँ रखा गया है, इंट्रा फैलोपियन यानी फैलोपियन के अंदर, ठीक। तो जाइगोट के बाद में जो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, उस स्ट्रक्चर को उठा के यानी उस ब्लास्टोमियर को उठा के कहाँ रखा गया है, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको ZIFT बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म से ही क्वेश्चन आते हैं, पूछ देंगे ZIFT क्या है, ठीक। इसके बाद क्या है, अगर ब्लास्टोमियर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गया, लिखा है ना, इफ इम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर इम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको जब यूट्रस में आप रखोगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं IUT, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, ZIFT और IUT में। देखिए ZIFT में जो इम्ब्रियो आपका 8 ब्लास्टोमियर का है उसको आपने फैलोपियन ट्यूब में रख दिया, कहाँ रखा है, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको बोला गया क्या, ZIFT। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का इम्ब्रियो है और उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया है तो उसको बोला गया IUT, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो आई थिंक इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इन फीमेल हु कैन नॉट कंसीव इम्ब्रियो फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट इन अनदर फीमेल, तो इसको बोल देते हैं दैट आर कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, टेस्ट ट्यूब हो गया। अगला बेटा आपका जो दिया गया है दैट आर द GIFT, गैमेट, ठीक है, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए क्या, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन, देखिए गैमेट दिया गया ना, तो या तो गैमेट में स्पर्म होगा या ओवम होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओवम, कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, ठीक है, जो भी डोनर है, ठीक है, उससे ओवम ले लिया गया, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ एन अदर फीमेल। देखिए कोई एक फीमेल है जिसके अंदर ओवम डेवलप नहीं हो रहा, तो उसने दूसरी फीमेल से ओवम ले लिया और उस ओवम को कहाँ प्लेस कर दिया गया, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंटल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो। बाकी कैपेसिटी उसके अंदर है कि फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा और इम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिए आप नेम से अगर बेटा कॉन्सेप्चुअली आप लर्न करोगे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझने के लिए भी बहुत इजी है। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ गैमेट का ही ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ गैमेट कौन सा, ओवा, तो ऐसी वुमेन जो कैपेबल नहीं है एग प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरी वुमेन से उसने एग ले लिया, एग कहाँ पहुँच गया, फैलोपियन ट्यूब में, बाकी सारे प्रोसेस उसमें नॉर्मली होंगे। इसके बाद बेटा अगला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इट इज़ द प्रोसीजर टू फॉर्म एन इम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। देखिए इसमें इम्ब्रियो को लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है, मतलब आप ये समझो फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद में जो आगे जाइगोट बन रहा है, फिर ब्लास्टोमियर बनना है, तो उसको कहाँ पर बनाया जाए, लेबोरेटरी। बाय डायरेक्टिंग इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवम, द एम्ब्रियो इज लास्ट ट्रांसफर बाय द, फिर बाद में एम्ब्रियो को ZIFT IUT के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया IC, मतलब इसमें सीधे स्पर्म को, ये मान लीजिए स्पर्म है, ये आपका ओवम है, तो ये साइटोप्लाज्म है ओवम का, तो स्पर्म को साइटोप्लाज्म में इंटर करा दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर कुछ स्टेज तक का जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो बाद में उसको ZIFT या IUT के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बेटा अगला आ रहा आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, इसको देखिएगा। इन दिस मेथड द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर, ठीक है, यहाँ से सीमेन क्या हो जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा, इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना या इनटू द यूट्रस, और वेजाइना या यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन बोलते हैं या ICUI, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा हस्बैंड है जो कैपेबल नहीं है, उसका सीमेन इतना नहीं है, तो दूसरे का लेके डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस टेक्निक यूज टू केस वेयर द मेल इज जब मेन इज अनेबल टू इंसीमिनेट स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव टेल या ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। ये एबनॉर्मेलिटी किसमें हो जाती है, मेल में। जब मेल में स्पर्म की काउंटिंग कम हो या वो कैपेबल ही नहीं है कि स्पर्म को इंजेक्ट कर सके, तब इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा चैप्टर आपको समराइज़ कर दिया। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, आप इस हेडिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, 1 मिनट, ठीक है। ये चारों हेडिंग बहुत टेस्ट ट्यूब, गैमेट, GIFT ICAI, इनसे क्वेश्चन जेट श्योर मिलेगा। इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बाद में ये 2 डायग्राम देख लेंगे 101%, ठीक है। इसके बाद में ओरल कंट्रासेप्टिव में सहेलियों कहाँ बनी ये आप चेक कर लेंगे। हाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस से डेड श्योर क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, IUDS, इसके बाद STD और नीचे जो मैंने आपको
सारी ZIFT GIFT सारी टेक्निक बताई, ठीक है। बाकी तो सब नॉर्मली है, मैंने सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो बेटा आपको ठीक लगता है तो आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, ठीक है। एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा, आप ऑन कर लीजिए वीडियो को, ऐसे सुनते रहिए, तो आपको कई बार रिपीटेड वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक होगा। थैंक यू।